हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से ये न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि इंडिया द्वारा 114 रफाल फाइटर प्लेटफॉर्म लिए जाने हैं, तब से कई कमेंट्स इसके अगेंस्ट भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि एयरफोर्स इनके साथ क्यों आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो हमने 2016 में डील करी थी उसके अंतर्गत जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट करे जाने थे वो किए नहीं गए। फिर कहा जा रहा है कि Su-30 MKI के साथ ब्रह्मोस एक ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है, तो फ्रांस को रफाल के लिए यहाँ पैसा देना ठीक नहीं है। फिर एक आर्टिकल जो कि जुलाई में पब्लिश किया गया था, उसकी भी चर्चा यहाँ पर काफ़ी हो रही है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड वर्जन है RBE-2 रेडार का, ये इंडियन एयरफोर्स के रफाल में लग नहीं पाएगा। यहाँ पर करीबन 8 साल की डिले हो रही है, जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक इशू को समझने की कोशिश करेंगे और एक राशनल कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला इशू आता है वो ये आता है कि 2016 में जो हमने फ्रांस के साथ डील करी थी, उसमें हमने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की मांग करी थी, जिसके अंतर्गत इजरायली स्पाइस 2000 मिसाइल्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाना था, इजरायली टारगेटिंग पॉड का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाना था और इजरायली एक्सगार्ड टो डिकॉय सिस्टम को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाना था। 2020 से ये एयरक्राफ्ट हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सिस्टम्स यहाँ पर लगे नहीं हैं। इवन टोड डिकॉय को लेकर तो अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि इसराइल द्वारा अब ये हमें सप्लाई किए जा रहे हैं। तो क्या डसॉ एविएशन ने हमें यहाँ पर चीट किया है और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस हैं क्या वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब समझने के लिए हमें 2020 की द प्रिंट की एक रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, जहां पर यह मेंशन किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद डसॉ एविएशन से रिक्वेस्ट करी थी हैमर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए स्पाइस के ऊपर, क्योंकि उस समय चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन खराब चल रहे थे और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इन प्लेटफॉर्म को जल्दी डिप्लॉय करने के लिए स्पाइस 2000 के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। इवन स्पाइस 2000 के साथ जो इजरायली लाइटनिंग पॉड लगना था उसको भी ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि टेलियोस के साथ हैमर इंटीग्रेटेड है। तो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए इंटीग्रेशन में टाइम लगना था और इंडियन एयरफोर्स ने वो चीज़ अवॉइड करी। तो इनिशियली स्पाइस इंटीग्रेशन के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि प्राइस में स्पाइस जो है हैमर से सस्ता है, साथ में हम पहले से ही मिराज के साथ इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में समय लगना था जो कि उस समय हमारे पास नहीं था। तो हमने लास्ट मिनट प्लान चेंज किए और क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए जिस कॉन्फ़िगरेशन में रफाल आ रहा था उसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने ले लिया। इसमें हैमर मिसाइल लगी हुई थी और टेलियोस पॉड लगा हुआ था, जो कि एक्सपेंसिव है इजरायली सिस्टम से। अभी की बात करें तो अभी फिलहाल हमने जो कंफर्मेशन लिया है उसके हिसाब से स्पाइस इंटीग्रेशन के कोई भी प्लान नहीं है। अब बात करते हैं एक्सगार्ड टो डिकॉय की। तो एक्सगार्ड टो डिकॉय भी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का पार्ट थे और फ्रांस ने इनको इंटीग्रेट करके ही और इनकी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करके ही इंडिया को रफाल प्रोवाइड कराए हैं। इशू यहाँ पर है एक्सगार्ड के मैन्युफैक्चरर के साथ, जो कि इजरायली कंपनी रफेल है। तो सप्लाई चेन इशू की वजह से जिस नंबर में एक्सगार्ड इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए थे वो नंबर इंडियन एयरफोर्स को समय पर नहीं मिल पाए और डिलीवरीज में डिले हुई हैं। अब जाकर इनके डिलीवर होने की बात चल रही है। तो डसॉ ने अपना काम वहां पर करके दे दिया था, ये रफेल की साइड से प्रॉब्लम हुई थी। तो अभी इनकी डिलीवरीज को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। अब आते हैं दूसरे बड़े इशू पर, जो कि मीटियोर इंटीग्रेशन को लेकर है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्योंकि मीटियोर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मिसाइल रफाल से इंटीग्रेटेड भी है या नहीं है, क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट में ये मिसाइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली थी और हमें फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने वाली थी। तो क्योंकि मिसाइल को फायर करके नहीं देखा गया, इसलिए यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सच बात यहाँ पर यह है कि कंफर्म आंसर किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। स्पेकुलेशंस हैं और कुछ इधर उधर के जवाब हैं। बात करें मीटियोर मिसाइल के इंडियन रफाल में लगने की, तो कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं टेस्टिंग के दौरान की, जहां पर मीटियोर मिसाइल्स को इंडियन रफाल से इंटीग्रेटेड देखा जा सकता है। इवन रफाल के साथ इनको लेकर कोई इंटीग्रेशन इशू हुआ हो, इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक में नहीं है। इंडियन रफाल को यहाँ पर अगर हम हटा भी दें तो किसी और रफाल के साथ भी ये रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये स्पेकुलेट करना कि इंडियन रफाल में मीटियोर का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है बिना किसी कंक्रीट एविडेंस के सही नहीं होगा। इवन ये चीज़ हम खुद एक्सेप्ट करेंगे कि शुरुआत में हम भी ये मानते थे कि इंटीग्रेशन इश्यूज शायद यहाँ पर है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि एक दो सोर्स हमें ऐसा बता रहे थे। लेकिन कुछ सोर्सेज बाद में हमें ये भी बता रहे थे कि नहीं, ये कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड भी है और सर्विस में भी है। पाकिस्तान के अगेंस्ट इनको क्यों यूज़ नहीं किया गया, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताया जा रहा है कि डे 1 तो इनको यूज़ करना ही नहीं था, क्योंकि ऑफेंसिव ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में था ही नहीं। बाकी जब बाद में इनको यूज़ करने की बारी आई तो पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई भी एयरक्राफ्ट S-400 के डर की वजह से मीटियोर की रेंजेस में आ ही नहीं रहे थे, इसलिए इनको शूट ही नहीं किया गया। दोनों ही केस में हम आपको बता दें कि डिफरेंट सोर्सेज से हमें सुनने में मिल रहा है, कंक्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है तो हम कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे। और क्योंकि कंक्रीट एविडेंस नहीं है, इसलिए रफाल को नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए यह हम मान ले कि इंटीग्रेट नहीं हुई है मीटियोर, इनसे गलत होगा, खासकर तब जब इंडियन रफाल के साथ मीटियोर को लगे हुए देखा भी गया है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर की ऑपरेशनल डिटेल्स हमारे पास नहीं है, जिसको लेकर हम जज कर पाएं कि इनको क्यों यूज़ नहीं किया गया था।
कुछ एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर है वो एक तरीके से लॉजिकल लग रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, बट अगेन इस पर हम कंफर्म होकर ना उंगली उठाएंगे ना डिफेंड करेंगे। अब बात करते हैं इस आर्ग्यूमेंट की, जहां पर कहा जा रहा है कि जो Su-30 MKI में ब्रह्मोस लगी है वो बेटर है रफाल और स्कैल्प के कॉम्बिनेशन से। हमारे हिसाब से ये कंपैरिजन सही नहीं है। दोनों मिसाइल डिफरेंट कैटेगरी की हैं, डिफरेंट वेट क्लास की हैं, डिफरेंट प्रोफाइल है उनकी, और प्राइस टैग भी डिफरेंट है। तो अगर आप इसी आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चलेंगे तो ब्रह्मोस NG का भी कोई मतलब नहीं बनता है और एयर लॉन्च निर्भय का भी कोई मतलब नहीं बनता है। जब Su-30 MKI लॉन्गर रेंज में ब्रह्मोस फायर कर ही सकता है तो आपको ब्रह्मोस NG की रिक्वायरमेंट क्या है? पर एक बड़ा फैक्टर है प्राइस का और वजन का। खाली Su-30 MKI ही ब्रह्मोस कैरी कर पाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 3 टन वजनीय मिसाइल है और बहुत एक्सपेंसिव है। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रूज मिसाइल्स में से एक है। स्कैल्प की बात करें तो स्कैल्प भी एक एक्सपेंसिव मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस से प्राइस उसका ऑलमोस्ट आधा है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। स्कैल्प एक सबसोनिक मिसाइल है, जल्दी है, लो प्रोफाइल लगते हुए 550 किलोमीटर की मैक्स रेंज को अचीव कर सकती है और 450 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है, जो कि ब्रह्मोस के वॉरहेड से ऑलमोस्ट दुगुना है। तो ब्रह्मोस से ज़्यादा डैमेज ये कॉज कर सकती है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड उसे एक एडवांटेज देती है, खासकर एंटीशिप ऑपरेशंस में, लेकिन लैंड अटैक में ज़्यादा वॉरहेड ज़्यादा डैमेज आपको देता है, जो कि स्कैल्प देने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये प्रूव भी किया है। बाकी वजन भी इसका ब्रह्मोस से आधे से भी कम का है, तो इसलिए मल्टीपल स्कैल्प मिसाइल को रफाल कैरी कर सकता है और इसलिए एक ही रफाल मल्टीपल टारगेट्स को टेक डाउन कर सकता है। वहीं पर एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक ब्रह्मोस यूज करनी पड़ेगी, जो कि एक ही एयरक्राफ्ट फायर कर पाएगा। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। स्कैल्प मिसाइल ने अपनी कैपेबिलिटीज को रशिया यूक्रेन वॉर में भी प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है ये पूरी तरीके से गलत है। दोनों डिफरेंट कैटेगरीज की हैं और दोनों में कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। आपको दोनों चाहिए। बाकी बात करें कि जो एक रैकेज मिला है स्कैल्प मिसाइल का पाकिस्तान में, जो कि शोकेस करता है कि एक मिसाइल ने कम से कम ढंग से काम नहीं किया या फिर इंटरसेप्शन हुआ है, तो उस केस में पहला सवाल ये उठता है कि हमें पता नहीं कि वहाँ एक्चुअली क्या हुआ है। मैल फंक्शन भी हो सकता है और ये चीज़ अनकॉमन नहीं है। एक इंसिडेंट को आप उठाकर ये कह दे कि नहीं इसकी वजह से ये वेपन सिस्टम खराब है, ये बहुत इलॉजिकल बात होगी, क्योंकि मल्टीपल स्कैल्प मिसाइल्स फायर करी गई थी और मल्टीपल ने सक्सेसफुल हिट किया है और अच्छी खासी डैमेज करी है। अब एक मिसाइल यहाँ पर या इंटरसेप्ट हो गई या फिर उसमें मैल फंक्शन आ गया तो उसकी वजह से मिसाइल खराब है, वेपन सिस्टम खराब है, ये बहुत स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। अब आते हैं रडार पर। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे जो रफाल हैं ये F3R वर्जन के हैं और इसमें RBE2 AES रडार लगा है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। तो जब हम ये एयरक्राफ्ट रिसीव कर रहे थे तो फ्रांस के खुद के रफाल में उस समय, जो कि मैक्सिमम F3 वर्जन थे, AES रडार था ही नहीं। इवन अगर आप फ्रांस को हटा भी दीजिए, मैक्सिमम यूरोपियन एयरक्राफ्ट में AES रडार नहीं हुआ करते थे। कहा जाता है ये जो RBE2 AES रडार है ये यूरोप का पहला फाइटर बेस्ड AES रडार था। इवन मैक्सिमम यूरोफाइटर टाइफून जो कि आज सर्विस में है उनमें AES रडार नहीं है। कहा जाता है कि जो कैप्टर E है ये खाली कुवैत और कतर के ही यूरोफाइटर टाइफून में लगा है। इवन फ्रांस के खुद के रफाल में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले नहीं हुआ करता था। हमने अपने रफाल इजरायली टेलियोस के साथ रिसीव किए हैं, वहीं पर इनको अब जाके स्कॉर्पियन हेलमेट मिला है F4.1 अपग्रेड में। तो जब हमने डील साइन करी थी तब हमें उस समय की बेस्ट अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट मिला था। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्रांस ने हमें बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर भी कैपेबिलिटी वाइज क्लोज नहीं थे। हमने यूरोफाइटर टाइफून का केस भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं उस आर्टिकल की जो कि फ्रेंच वेबसाइट आवियन शास में मेंशन किया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि जो इंडियन रफाल में गैन बेस्ड AES रडार लगना है वहां पर क्रिटिकल डिले दिख रही है। तो इस आर्टिकल में जाने से पहले ये चीज़ हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने भी एक आर्टिकल इस वेबसाइट का ट्विटर पर शेयर किया था, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में रफाल के यूसेज को लेकर डसॉ CEO का एक बयान पब्लिश किया गया था और उसकी वजह से हमें एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी थी, क्योंकि डसॉ की साइट से खुद क्लैरिफिकेशन आया था कि ये रिपोर्ट गलत है। जो लोग हमें ट्विटर पर या फिर एक्स पर फॉलो करते हैं उन्हें ये इंसिडेंट याद भी होगा। तो पर्सनली हमारे एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें पब्लिश करी गई हैं उनके ऑथेंटिकेशन पर हमारे डाउट्स हैं। अब बात करें रडार अपग्रेड की, तो आपने अगर 2020 में एयरक्राफ्ट रिसीव किया है तो 2025 में आप रडार अपग्रेड नहीं कर देंगे, इसमें समय लगता है। अगर आप आज के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने एयरक्राफ्ट गैन बेस्ड AES रडार के साथ फ्लाई कर रहे हैं, तो नंबर आपको गिने चुने मिलेंगे। इवन मैक्सिमम एडवांस अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी गैन बेस्ड AES रडार के साथ फ्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये अपग्रेड 2030 के आसपास भी होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रफाल के पास अभी भी इंडियन एयरफोर्स का सबसे कैपेबल फाइटर बेस्ड फायर कंट्रोल रडार है। बाकी बात रही फ्यूचर की, तो फ्यूचर में उत्तम रडार इंटीग्रेशन की बात यहाँ पर चल रही है, तो वो हमारा गोल होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम डिसीजन मेकर्स पर सवाल उठाएंगे कि आप क्या सोचकर डील यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा एक और जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो यहाँ पर डेटा लिंक को लेकर है।
पर्सनली हमारे लिए ये एक ज़्यादा बड़ा इशू है। साथ में इंडियन वेपन का इंटीग्रेशन भी हमारे लिए इशू है, क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। ऑल्दो नेवी की डील के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, तो ये देखना होगा कि ये समय पर करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम सवाल उठाएंगे। पहले से नेगेटिव स्पेकुलेट करके हम सवाल नहीं उठाने वाले। तो अभी रफाल को लेकर डील हुई नहीं है। जब डील हो जाएगी तो उसमें हम क्लॉज को पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन देखेंगे और तब हम सवाल उठा सकते हैं। पहले से ही नेगेटिव सोच कर कि नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, हम सवाल उठाना चालू कर दें बेसलेस चीज़ों पर, गलत है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।